Good morning. Welcome back to our online classes for the economics. In previous lecture we have studied the meaning of what is the monetary measures and instrument of monetary measures. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या है मॉनेटरी पॉलिसी टू मेजर टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्या है वो पढ़ा था. उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दैट विल हेल्प यू टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, हमने वो पढ़े थे कि कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप में आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. उसके दो मेजर टू पार्ट्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव के अंडर आ रहे थे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और SLR, CRR, वो सारी चीज़ें थी. ठीक है, वी हैव स्टडी द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट विल हेल्प यू टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव मेजर्स में इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशंस एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. वो चीज़ हमने पढ़ी थी इन मीनिंग इन क्वालिटेटिव मेजर्स में. ठीक है, तो वो चीज़ हमने पढ़ी थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल हेल्प यू आउट टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड. अगर इफ देयर इज एन एक्सेस डिमांड सिचुएशन इनटू द इकोनॉमी, हाउ यू विल टेक द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज टू करेक्ट दिस एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो मॉनेटरी मेजर्स जो हैं जो हमने पढ़े, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, CRR है, SLR है, वो सारी चीज़ हमने पढ़ी. तो वो कैसे हेल्प करते हैं टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो यही चीज़ पढ़ेंगे. तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स. तो मैंने अभी बताया कि देयर आर टू पार्ट्स of monetary instrument. Number one is quantitative and number two is qualitative. So under the quantitative there is a bank rate, repo rate, reverse repo rate, open market operation and CSR and SLR. ठीक है, ये 5-6 चीज़ें हैं, 6 इंस्ट्रूमेंट है विच विल हेल्प यू टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं. तो बैंक रेट, तो सबसे पहले बैंक रेट क्या है एक बार मैं आपको बताता हूँ. बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स प्रोवाइड मनी और मनी सप्लाई टू द कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को जब लोन की ज़रूरत होती है तब वो RBI के पास जाएगी. जो RBI उसे जिस रेट के ऊपर वो लोन देगी, दैट रेट विल बी नोन एज बैंक रेट. ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म. ये बैंक रेट यहाँ पे लोन क्यों लिए जाएगी, जब लॉन्ग टर्म के लिए जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है पैसे लेती है RBI से, और उस रेट के उस पैसे के ऊपर जब RBI कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है तो उस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट. ठीक है, तो बैंक रेट कैसे आपको हेल्प करेगी टू कंट्रोल दी और टू करेक्ट दी एक्सेस डिमांड. तो बैंक रेट इज इंक्रीज्ड विच फर्दर इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब सपोज कॉमर्शियल बैंक जो है 10 करोड़ रुपीज ले रही है RBI से. ठीक है, तो RBI का अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8% है. तो वो हर कोई बैंक जो है वो 10 करोड़ लेने के लिए रेडी है, क्योंकि वो 8% से ले रही है और यहाँ पे 12 to 14% पे चार्ज करेगी. तो अल्टीमेटली अगर ये RBI जो है ये बैंक रेट जो है बढ़ा दे, अगर ये बैंक रेट जो है बढ़ा दे, दैट इज इफ RBI मेक इट टू 12%. ठीक है, RBI अगर ये बढ़ा दे 12% कर दे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कॉमर्शियल बैंक चार्ज करेगी जनरल पब्लिक से, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. इफ बैंक कॉमर्शियल बैंक ICICI बैंक जो है पे करे 12% टू दी RBI, तो ये ICICI बैंक कितना चार्ज करेगी कस्टमर्स के पास, हो सकता है 16 to 18% चार्ज करे या फिर इससे भी ज्यादा चार्ज करे. ठीक है, 16 to 18% से भी ज्यादा चार्ज करेगी बैंक. तो अल्टीमेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा लोन देने का, वो क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इट मेक्स क्रेडिट कॉस्टलियर, डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूस. अब सपोज जो लोन मुझे पहले 12% पे मिल रही थी, ठीक है, वही लोन आज अगर मुझे 18% पे मिल रही है, तो व्हाट आई विल रिड्यूस माई डिमांड, और मैं जो हूँ अभी लोन नहीं लूंगा. ठीक है, तो अगर लोन अगर मेरे पास नहीं आई
तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगा और इसके कारण एडी, इस रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो जाएगी, एक्सेस डिमांड जो है करेक्टेड हो जाएगी। आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप जो है क्यों अराइज होती है, ठीक है, ये सिचुएशंस क्यों होती है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इकोनॉमी में या फिर इंडिविजुअल के पास जो है ज्यादा पैसा होने की वजह से जो है ये चीजें होती हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, रीजन बीइंग दे हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन, ठीक है, उनके पास ज्यादा पैसा होने की वजह से वो क्या करते हैं, ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशंस को अगर बैंक रेट से कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आरबीआई हैज टू इंक्रीज बैंक रेट which will ultimately lead to the increase in rate of interest that is bank is providing to the general public, ठीक है। जो कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को जो लोन देती हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं अपने यूज के लिए लोन जो है कम लेना स्टार्ट करेंगे। अगर लोन कम लिया दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है बैंक के पास ही रह जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी में नहीं घूमेगा क्योंकि मैंने लोन लेना नहीं समझा। तो मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एडी फॉल्स, एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगा और एक्सेस डिमांड भी करेक्टेड हो जाएगा। तो बैंक रेट इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, तो रेपो रेट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री गिव्स अ क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। रेपो रेट के लिए क्यों किया जाता है, बैंक आरबीआई जो है अपनी जो भी बैंक्स हैं जैसे एसबीआई है या फिर जैसे एचडीएफसी है, उन बैंक को लोन देगी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अगेंस्ट दी सिक्योरिटी, अगेंस्ट दी सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में देगी। तो उसके ऊपर जो बैंक रेट चार्ज करती है, ठीक है, जो भी परसेंटेज रेट चार्ज करती है वो रेट को क्या करना है, यहाँ पे राइजिंग अ रेपो रेट मेक सच बोरोइंग्स बाय द कॉमर्शियल बैंक कॉस्टली, ठीक है। अगर बैंक ये रेपो रेट बढ़ा दे, ठीक है, जो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो कॉमर्शियल बैंक के जो पैसे लेती है आरबीआई से, सेम एज बैंक रेट, ये रेपो रेट भी अगर बढ़ जाए तो बैंक, कॉमर्शियल बैंक के जो है आरबीआई से कम पैसा लेंगी, ठीक है, और अगर लेती भी है तो भी क्या हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी। और ये कॉस्टलियर होने की वजह से जनरल पब्लिक विल नॉट, जनरल पब्लिक जो है वो क्या करेगी, वो लोन लेना अभी नहीं समझेगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% चल रहा है, हो सकता है कि ये मुझे थोड़े दिनों के बाद 4% में मिले, तो मैं अभी क्यों लूँ। तो इस रीज़न की वजह से वो अपनी डिमांड जो है, लोन जो है वो भी कम लेंगे, और इसकी वजह से व्हेन रेपो रेट इज इंक्रीज बैंक आर ऑल्सो फोर्स टू रेज देयर लैंडिंग रेट्स, ठीक है। अगर रेपो रेट ज्यादा है, ठीक है, बैंक जो कॉमर्शियल बैंक जो है एचडीएफसी, एसबीआई या फिर बाकी की बैंकें जो है, उनको अगर रेपो रेट पे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, रेपो रेट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उनको अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो जनरल पब्लिक को देंगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो लोन जो है वो कॉस्टलियर होगी और जनरल पब्लिक जो है अपनी डिमांड लोन के लिए कम कर देगी। तो इसकी वजह से पैसा इकोनॉमी में कम आएगा, पैसा इकोनॉमी में कम आया तो परचेसिंग पावर लोगों की कम होगी, और अगर परचेसिंग पावर कम है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड कम हुई दैट मीन्स वी हैव करेक्टेड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो इस तरीके से रेपो रेट बढ़ा के कोई भी इकोनॉमी जो है कोई भी इकोनॉमी में जो है हम एग्रीगेट डिमांड को या फिर एक्सेस डिमांड को हम जो है करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद थर्ड है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। तो रिवर्स रेपो रेट मतलब जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा है, ठीक है, सरप्लस है, तो वो क्या करेगी, आरबीआई में डिपॉजिट करवा देगी, ठीक है, आरबीआई में डिपॉजिट करवा देगी, और उसके ऊपर जब आरबीआई इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, आरबीआई पे करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर किसी कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस कैश है तो दैट कॉमर्शियल बैंक विल डिपॉजिट इट इनटू द आरबीआई, एंड व्हेन आरबीआई पे देम अ इंटरेस्ट रेट ऑन देयर डिपॉजिट, दैट रेट विल बी नोन एज रिवर्स रेपो रेट। उस रेट को हम क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अब इस रिवर्स रेपो रेट
को कैसे यूज करते हैं ताकि जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी में वो कंट्रोल हो जाए। तो रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज। अगर रिवर्स रेपो रेट जो है ये आरबीआई जो है ये रेट ऑफ, पहले आरबीआई इन्हें 5% डिपॉजिट के ऊपर दे रही थी, अब अगर आरबीआई उन्हें 10% कर दे तो क्या होगा, इन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर आरबीआई ये आरआरआर जो है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जो है अगर वो बढ़ा दे तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगी, कॉमर्शियल बैंक विल डिपॉजिटेड देयर सरप्लस टू दी आरबीआई, दे विल नॉट गिव दी लोन एज अ लोन टू दी कस्टमर्स। वो जो है बहुत कम पैसा जो है कस्टमर्स को एज अ लोन के रूप में देंगी। दे विल ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दे विल डिपॉजिट देयर एक्सेस फंड और सरप्लस फंड टू दी आरबीआई सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। जो ये रिवर्स रेपो रेट है उसमें अगर बैंक को जो है ज्यादा इट एनकरेज रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज, ठीक है। तो आरबीआई जहां पे जो पहले 5% पे कर रही थी अब कितना पे कर रही है, 10% उन्हें इंटरेस्ट देगी, तो रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज किया तो इससे क्या होगा, इट एनकरेज कॉमर्शियल बैंक्स टू डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेगी, ये फायदा लेने के लिए जो रिवर्स रेपो रेट में बढ़ा हुआ है इसका फायदा लेने के लिए दे विल ऑलवेज डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। अब अगर ये अपना सरप्लस फंड सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं तो इनकी कैपेसिटी टू गिव अ लोन टू द जनरल पब्लिक विल रिड्यूस, ठीक है। इनके पास क्या होगा, दिस हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो बैंक पहले 10 करोड़ का सरप्लस था तो वो 10 करोड़ की लोन दे सकते थे, ठीक है, लोन दे सकते थे जनरल पब्लिक को। लेकिन जब अगर ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ा तो ये 10 करोड़ क्या करेंगे, लोन ना देके ये 10 करोड़ जो है आरबीआई में डिपॉजिट करवा देंगे, तो ये 10 करोड़ की लोन नहीं दे पाएंगे अब, ठीक है। तो इसकी वजह से रिवर्स रेपो रेट की वजह से अगर बढ़ रहा है तो कॉमर्शियल बैंक विल डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई एंड विच विल due to that RBI due to that the lending capacity of commercial bank will reduce और इसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो कम होगा। मनी सप्लाई कम होगा तो परचेसिंग पावर घटेगी और परचेसिंग पावर घटी तो दैट मीन्स वी हैव करेक्टेड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये है आपका रिवर्स रेपो रेट। अब उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन अगर ये कैसे इंपैक्ट करता है ये जानने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि इसको क्या मीनिंग है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, ठीक है। जो मार्केट में इकोनॉमी में सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, ये है हमारा मीनिंग बाय द आरबीआई, बाय आरबीआई। तो ये है मीनिंग है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो पहले मैंने बताया कि भाई एक्सेस डिमांड सिचुएशन अराइज ड्यू टू दी मोर मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। मनी सप्लाई जो है ज्यादा है इस वजह से ये ओपन मार्केट ये इस वजह से एक्सेस डिमांड की या फिर इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन जो है वो अराइज होती है, ठीक है। तो अगर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन जो गवर्नमेंट ने पहले शेयर इश्यू किए हुए हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट। तो अगर आपको इकोनॉमी से जो एक्सेस मनी सप्लाई वो अगर आपको रिड्यूस करनी है तो आप क्या कैसे करोगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल इश्यू अ न्यू शेयर्स और न्यू सिक्योरिटीज इनटू द इकोनॉमी सो दैट द मोर इंडिविजुअल विल इन्वेस्ट दिस मनी इनटू द सिक्योरिटीज। और इसकी वजह से क्या होगा, जो मनी सप्लाई जो मनी जो है इकोनॉमी में था वो मनी किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, विच विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, विच विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी, अल्टीमेटली विच विल हेल्प यू टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड सिचुएशंस, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, सिक्योरिटीज विल बी सोल्ड, ठीक है। अगर करेक्ट करना है आपको इन्फ्लेशनरी गैप, अगर आपको या फिर आपको एक्सेस डिमांड जो है वो करेक्ट करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी सोल्ड इनटू द इकोनॉमी बाय द आरबीआई सो दैट द मनी दैट इंडिविजुअल possess दे विल डिपॉजिट टू द बैंक एंड बाय द सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड
द सेंट्रल बैंक्स विड्रॉ द एडिशनल परचेसिंग पावर फ्रॉम द सिस्टम। लोगों के पास जो परचेसिंग पावर है वो क्या आ जाएगी, बैंक के पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं, जो जनरल लोग जो हैं, परचेस कर रहे हैं क्या, सिक्योरिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के पास अब जो है इतनी परचेसिंग पावर नहीं रहेगी, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम हो गई, दैट मीन्स वी हैव करेक्टेड द excess demand और we have corrected the inflationary gap into the economy। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आपको क्या करना है, अगर आपको करेक्ट करना है इन्फ्लेशनरी या एक्सेस डिमांड, तो यू हैव टू सोल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो, इनमें से इंक्रीज डिक्रीज करने की सिचुएशंस बहुत बार 1 मार्क में क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। अगर इफ इट इज नॉट कम्स इनटू द फाइनल, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क यू इन योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस, ठीक है। जो भी एग्जामिनेशंस हमारे स्कूल में होंगी, उनमें मैं तो इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगा कि भाई टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस गवर्नमेंट शुड सोल्ड द सिक्योरिटीज और परचेज द सिक्योरिटीज, ठीक है। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है। रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज और डिक्रीज टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी डिमांड, ठीक है। तो वो सारी चीजें 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें से इंक्रीज डिक्रीज सोल्ड परचेस, वो सारी चीजें बहुत बार आती हैं, तो आपको ये चीज जो है अच्छे से पढ़नी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, आई होप यू हैव गॉट इट, ठीक है। सिक्योरिटीज विल बी सोल्ड टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। सिक्योरिटीज विल बी सोल्ड, ताकि क्या होगा, जो ज्यादा एक्सेस पावर जो है लोगों के पास, वो आरबीआई बैंक के पास आ जाएगा, तो जिसकी वजह से लोग जो है अब ज्यादा परचेस नहीं कर पाएंगे। एग्रीगेट डिमांड विल फॉल्स विच विल अल्टीमेटली लीड टू करेक्शन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। अब उसके बाद है CRR, ठीक है। CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, वो आपको पता है कि भाई कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन, इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट इट विद द आरबीआई, ठीक है। ये मिनिमम परसेंटेज जो है वो कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करवाना पड़ता है आरबीआई के पास, वो परसेंटेज है, ठीक है। तो अगर CRR इज इंक्रीज टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, CRR को बढ़ा देने से एक्सेस डिमांड जो कंट्रोल में आ सकती है। पहले जो है बैंक, कॉमर्शियल बैंक को जो है 5% CRR रखना पड़ता था। अब अगर आरबीआई हैज डिसाइडेड दैट एवरी बैंक हैज टू मेंटेन 10% एज अ CRR, तो क्या होगा, लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक विल रिड्यूस, ठीक है। लैंडिंग कैपेसिटी जो है, लोन देने की कैपेसिटी जो है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कम पैसे जो हैं घूमेंगे, ठीक है। सिस्टम सर्कुलर जो होंगे, मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस, विच अल्टीमेटली लीड टू द फॉल इन एडी एंड विच विल करेक्ट यू टू द इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, विच विल हेल्प यू टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप। तो CRR इंक्रीज करने से भी कंट्रोल कर सकते हैं हम एक्सेस डिमांड को। तो जैसे मैंने अभी बताया, CRR क्या है कि CRR मतलब वो चीज, कॉमर्शियल बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसे जो हैं रिजर्व रखने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आरबीआई, ये पहले 5% थे, वो अगर आरबीआई जो है इंक्रीज करके 10% कर दे, तो दैट मीन्स लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक विल बी रिड्यूस, ठीक है। जो लोन देने की जो कैपेबिलिटी थी कॉमर्शियल बैंक की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पहले इनको आरबीआई के पास 10 करोड़ रखने पड़ते थे, अब वो बढ़ के 20 करोड़ रखने पड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से कॉमर्शियल बैंक क्या हुई, कॉमर्शियल बैंक की कैपेसिटी जो है लोन देने की, वो कम हो गई। तो लोन देने की कम हो गई, दैट मीन्स इट विल मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी विल बी रिड्यूस। और अगर मनी सप्लाई रिड्यूस हुई तो परचेसिंग पावर लोगों का घटेगा, परचेसिंग पावर घटा, दैट मीन्स वो लोग जो हैं अपनी डिमांड जो है कम कर देंगे। डिमांड कम कर दिया तो दैट इज वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो देयर विल बी ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जो मैंने अभी बताया, लैंडिंग कैपेसिटी जो है कॉमर्शियल बैंक की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जिसकी वजह से अगर वो लैंडिंग कैपेसिटी कम हो गई तो लेस मनी विल बी फ्लो इनटू द इकोनॉमी। मनी सप्लाई जो होगा वो इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हुआ, दैट मीन्स परचेसिंग पावर घटा, परचेसिंग पावर रिड्यूस हुआ, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड विल फॉल्स, और एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, दैट मीन्स वी हैव करेक्टेड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो ये CRR। और इसी तरीके से SLR, सेम टू सेम SLR इज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसका मीनिंग होता है कि भाई जब कॉमर्शियल बैंक जो है
कॉमर्शियल बैंक को अपने पास भी, ठीक है, हम सीआरआर में बैंक हैज टू पुट ऑन, ठीक है, बैंक को कॉमर्शियल बैंक हैज टू पुट सम मनी विद द आरबीआई, ठीक है, उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। एसएलआर दैट मीन्स बैंक हैज टू डिपॉजिट सम मनी विथ इटसेल्फ, उनके पास ही, बैंक को अपने पास ही कुछ पैसा जो है रिजर्व रखना पड़ेगा, तो दैट इज द एसएलआर। तो अगर आरबीआई अगर डिसाइड कर दे कि भाई नाउ एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन द एसएलआर विच विल इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, पहले जो 5% हम कर रहे थे, अब जो है एसएलआर मेंटेन करना है हर एक बैंक को, वो 10% करना है। तो अगर आरबीआई डिसाइड कर दे कि भाई एसएलआर एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन द 10% एसएलआर विच वाज प्रीवियसली वाज 5%, ठीक है, तो अगर ये आरबीआई डिसाइड कर दे कि एसएलआर अब आपको हर एक कॉमर्शियल बैंक को 10% करना है, तो उससे क्या होगा, क्रेडिट कैपेबिलिटी जो है प्रोवाइडिंग लोन, जो कॉमर्शियल बैंक जो लोन देती हैं वो उनकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, सेम एज सीआरआर, ठीक है, जो कैश रिजर्व रेशियो था, उसी तरीके से एसएलआर इंक्रीज करने से भी लोन की कैपेबिलिटी, लोन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होगा, परचेसिंग पावर कम होगा और डिमांड भी कम होगी, और अगर डिमांड कम हुई तो वी हैव सक्सेसफुली करेक्टेड द एक्सेस डिमांड सिचुएशन इनटू द इकोनॉमी, ठीक है, तो ये है एसएलआर। तो यहाँ पे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स जो थे 6, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिए, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर और एसएलआर, वो हमने कंप्लीट कर लिए। अभी जो है क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है, क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं 3 हैं, आपको पता है, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ये कैसे करते हैं, तो इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। मार्जिन रिक्वायरमेंट को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, ताकि ये सिचुएशन, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाए। देयर विल बी कॉन्ट्रैक्ट्स इन क्रेडिट, लेस मनी विल फ्लो इनटू द सिस्टम, ठीक है, अगर ये आप इंक्रीज करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन क्रेडिट जो है, क्रेडिट देने की कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मनी फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और करेक्ट जो है सिचुएशन जो है एक्सेस डिमांड की, वो सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शंस। तो मोरल सुएशन में क्या होता है कि भाई जो जनरल जो है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन प्रेशर दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज टू द अदर बैंक टू गेट देम इनटू द पॉलिसी, ठीक है, कि भाई सेंट्रल बैंक जो है परसुएट करती है कॉमर्शियल बैंक को, प्रेशर करती है कॉमर्शियल बैंक को कि भाई आप रूल्स के हिसाब से जो भी पॉलिसीज बनाई है आरबीआई ने, जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, उसके साथ काम करो और गवर्नमेंट को हेल्प करो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो इसे कहते हैं मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। तो आरबीआई विल फोर्स और प्रेशराइज द कॉमर्शियल बैंक टू अप्लाई और टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी ऐसी इस सिचुएशन में, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, तो कॉमर्शियल बैंक विल परसुएट सेंट्रल बैंक विल परसुएट कॉमर्शियल बैंक टू मेक द क्रेडिट कॉस्टलियर और डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या परसुएट करेगी, कॉमर्शियल बैंक को ये बोलेगी कि भाई आपको जो है लोन इंटरेस्ट रेट जो है लोन के ऊपर वो ज़्यादा चार्ज करो, ज़्यादा बोल दो, ताकि लोग जो है कम लोन लें, या फिर उनकी जो कैपेबिलिटी है लोन जो है देना ही मत, या फिर कम लोगों को ही लोन दो, उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्शन, बहुत रूल्स रेगुलेशन कर दो ताकि कम लोग ही लोन लें, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक विल परसुएट या फिर सेंट्रल बैंक विल प्रेशराइज द कॉमर्शियल बैंक टू मेक क्रेडिट कॉस्टलियर, जो लोन अमाउंट जो है उसे कॉस्टलियर बनाने के लिए प्रेशर करेगी, या फिर उनकी कैपेसिटी जो है लोन देने की उसे कम करने की कोशिश करेगी, ताकि लोग जो है कम लोन लें। अगर लोन कम ली गई तो इकोनॉमी में पैसा कम आया, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हुआ तो परचेसिंग पावर घटेगी, परचेसिंग पावर घटी तो डिमांड फॉल होगी, डिमांड फॉल हुई तो वी हैव करेक्टेड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो ये दो इस तरीके से। थर्ड वन है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड देयर विल बी ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट इन सिलेक्टिव एरियाज। तो जो भी सिलेक्टेड एरियाज हैं कि भाई इस डिमांड यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस एरिया द इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन, ठीक है, कि भाई एसएमईज के पास जो है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज जो हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होने की वजह से, या फिर उनके पास उनकी ज़्यादा डिमांड होने, उन्हीं प्रोडक्ट एसएमएस के ही प्रोडक्ट की डिमांड जो है ज़्यादा है,
तो गवर्नमेंट जो है उन एरिया के लिए, जो एसएमईज का जो एरिया है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर देगी, क्रेडिट जो है नहीं देगी उन लोगों को, या फिर देगी तो बहुत कॉस्टली देगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है जिसकी वजह से वो लोग जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो पर्टिकुलर एरिया में जो है इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो हमने पढ़े क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स दोनों पढ़े। तो दैट्स इट फॉर द टुडे, एंड फॉर टुडेज होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क, तो आप वो देख लेना। एंड थैंक यू फॉर द दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।